हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान पीवाईक्यू टेस्ट भाग 51। देखिए, लगातार यूट्यूब चैनल पे मैं आपको पीवाईक्यू सेशन, स्पेशल फैक्ट क्लासेस, करंट अफेयर, एमसीक्यूज और अन्य क्लासेस उपलब्ध करा रहा हूँ। यूके ट्रिपल एससी एंड यूके पीएससी की सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लासेस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। इसके अलावा देखिए, हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे ग्रुप सी परीक्षाओं के लिए 50 एवरग्रीन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट का कोर्स आपको मिल जाएगा, जो कि आगामी सभी ग्रुप सी परीक्षाओं के लिए बहुत बेनिफिशियल है। साथ ही अन्य परीक्षाओं के लिए आप जो वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट वाला एक टेस्ट सीरीज कोर्स है, उसको इनरोल कर सकते हैं। ये सभी टेस्ट सीरीज आपकी बाइलिंगुअल हैं और बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट को या सभी पोर्शन को कवर करते हैं, तो इसको आप ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। आगे चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। आज उत्तराखंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का 51 है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो अच्छे से इनको देखिए और समझिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आभूषण गले में धारण नहीं किया जाता। तो देखिए, ये जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति के अंतर्गत टॉपिक है, उत्तराखंड के जो परंपरागत आभूषण है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। या तो मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बनाएगा, वो एक तरफ आभूषण दे देगा और एक तरफ आपका जिस अंग में आभूषण धारण किया जाता है, तो आपको मैच करना होता है। ठीक है, तो अच्छे से आपको ये टॉपिक क्लियर करना है। उत्तराखंड के जो प्रमुख आभूषण है, तो यहाँ पर देखिए गले का जो आभूषण है, ध्यान से अगर देखें तो इसमें आप देखेंगे जो गले में धारण नहीं किया जाता, तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तुग्गल जो आभूषण है, तुग्गल नामक आभूषण गले में धारण नहीं किया जाता। ठीक है, बाकी तिलहरी जो होता है, गुलबंद हो गया, लॉकेट हो गया, ये सभी आपका गले के आभूषण है, ये आपको ध्यान रखना है। गुलबंद को गलोबंद भी कहा जाता है बहुत जगह पर। ठीक है, गलोबंद ये इसका अन्य नाम है। तिलहरी जो होता है, तिलहरी आपका ये भी सुहागन का प्रतीक है। ऐसे चर्यो नामक एक आभूषण होता है, ये भी आपका सुहागन स्त्रियां धारण करती हैं गले में। ठीक है, तुग्गल जो आभूषण है, कानों का आभूषण है। इसको अच्छे से आपने याद रखना है। आभूषण वाला टॉपिक एग्जाम में जाने से पहले कवर अवश्य कर लीजिएगा। अमरनाथ के सदृश प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग उत्तराखंड के किस स्थान पर बनता है। देखिए, जैसे हमारा अमरनाथ है ना जम्मू कश्मीर में, अमरनाथ अपने स्फटिक शिवलिंग के लिए जाना जाता है, जो कि बर्फ से बनता है। ऐसे ही उत्तराखंड के टिम्मरसैंण महादेव में आपका बर्फ का प्राकृतिक शिवलिंग बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, टिम्मरसैंण महादेव। और ये टिम्मरसैंण महादेव जो है आपका, ये चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये चमोली में स्थित है। महत्वपूर्ण है। ये आपका जो अभी री एग्ज़ाम जो आपका होना है ना, री एग्ज़ाम 14 जून को, तो इसका जो पहले पेपर हुआ था, जो कैंसिल हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड में कहाँ पर ये प्राकृतिक शिवलिंग बनता है। तो टिम्मरसैंण में बनता है, ध्यान रखना है, चमोली जनपद में है ये। अगला क्वेश्चन है देखिए आपका, श्रीनगर। ये श्रीनगर जो है आपका, ये पर्वतीय कस्बा है जो अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित है। इसका जो कारण बता रहा है इसमें, राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में स्थित है। तो कथन और कारण वाले क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है और इसके बाद आपको सही कूट चयन करना होता है। तो इन क्वेश्चनों को थोड़ा समझना पड़ता है इसमें। तो पहला जो कथन बोल रहा है, कथन में बोल रहा है श्रीनगर जो है आपका एक पर्वतीय कस्बा है। ठीक है, यानी कि पर्वत पे बसा हुआ ये कस्बा है और अलकनंदा के किनारे स्थित है। तो ये पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। कारण आर बोल रहा है, राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में स्थित है। तो राज्य का देखिए एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है आपका गढ़वाल विश्वविद्यालय, ये श्रीनगर में स्थित है। लेकिन ये कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पर्वतीय कस्बे की बात हो रही है और अलकनंदा तट के किनारे, यानी कि भौगोलिक स्थिति की बात हो रही है कथन में। तो उसके बाद वो अलग ही फैक्ट इसमें जोड़ रहा है कारण में। तो कथन दोनों ही सही है, लेकिन जो आर है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। ए और आर दोनों ही सही हैं, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विजन 2030 के मुख्य 4 लक्ष्य समूहों में से कौन सा एक नहीं है। तो उत्तराखंड विजन रखा गया देखिए 2030 का, और इसके 4 लक्ष्य समूह रखे गए हैं, जिनमें से एक शामिल नहीं है, वो आपको बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं, न केवल ग्रुप सी परीक्षाओं में बल्कि आपका पीसीएस और लोअर पीसीएस जैसी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, जो मुख्य परीक्षा होती है। मुख्य परीक्षा में आपका सीधे क्वेश्चन आ जाएगा लघु उत्तरीय में कि उत्तराखंड विजन 2030 के मुख्य लक्ष्यों को बताइए। ठीक है, तो उत्तराखंड विजन 2030 का जो दस्तावेज है, इसमें 4 प्रमुख स्तंभ, 4 पिलर
निर्धारित किए गए हैं। पहला है इसमें देखिए सतत आजीविका, सतत आजीविका मतलब सस्टेनेबल लिवलीहुड, ठीक है। सेकंड जो है नव परिवर्तन, ये इसमें गलत है, इनोवेशन इसमें शामिल नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन बी, इसमें इनोवेशन नहीं है, ठीक है। तीसरा जो है देखिए आपका दूसरा जो है आपका, अभी मैं बताऊंगा, तीसरा सामाजिक विकास इसके अंतर्गत रखा गया है, सोशल डेवलपमेंट है। पर्यावरणीय स्थिरता भी इसमें रखा गया, यानी कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये भी इसमें शामिल है। और चौथा जो पॉइंट है इसका, ठीक है, पहला तो हो गया सतत आजीविका, दूसरा हो गया सामाजिक विकास, तीसरा हो गया पर्यावरणीय स्थिरता, और चौथा जो है आपका अवसंरचना विकास, ठीक है। चौथा पॉइंट है अवसंरचना विकास। अवसंरचना विकास का मतलब क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब देखिए इनको समझना है, सतत आजीविका से क्या मतलब है, यानी कि आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। सामाजिक विकास से मतलब है आपका शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाना उत्तराखंड में। पर्यावरणीय स्थिरता से मतलब है आपका जो भी राज्य में प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण करना और जलवायु परिवर्तन से निपटना। और अवसंरचना विकास का मतलब है, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का मतलब राज्य में जो कनेक्टिविटी है और जो हमारा भौतिक ढांचा है उसको मजबूत करना, ठीक है। तो इसमें इनोवेशन नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये ऐसे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपके किसी भी परीक्षा के लिए, इन पर आपने विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए आपका थाप, नाट और ज्यूंती क्या होते हैं। तो उत्तराखंड में देखिए थाप चित्र, नाट चित्र, ज्यूंती चित्र। अगर मैंने जो आपको एक क्लास दी थी उत्तराखंड रिवीजन महाकुंभ क्लास, उसमें लोक कला संस्कृति में टॉपिक हमने किया था उत्तराखंड की चित्रकला। उत्तराखंड की चित्रकला में मैंने आपको बताया था उत्तराखंड के जो लोक चित्र हैं, जिसमें आपका थाप होता है, थाप चित्र, नाट चित्र, ज्यूंती चित्र, ऐपड़ जो है प्रमुख हो गया हमारा, ठीक है, ऐपड़ हो गया, पौ चित्र हो गया, ठीक है। तो ये सब हमने करे हुए हैं। तो ये आपके चित्रकला के प्रकार होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें उत्तर, ठीक है, चित्रकला के प्रकार। आगे बढ़ेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपने, ठीक है। तो एक तरफ देखिए आपका यहाँ पर आपकी जनजातियाँ दी गई हैं, दूसरी तरफ किस जिले से जनजातियाँ संबंधित है ये आपने बताना है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए भोटिया, भोटिया जो है हमारी भोटिया जनजातियाँ आपको चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जनपद में देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें एक और ऐड कर देते हैं आगे, पिथौरागढ़। इन क्षेत्रों में हमारी भोटिया जनजाति देखने को मिलेगी आपको मूलतः। तो ए का तो हो जाएगा 2, ठीक है। बोक्सा जो जनजाति है आपकी, बोक्सा आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, तो बोक्सा आपका दिए गए विकल्पों में हो जाएगी कहाँ पे, उधमसिंह नगर, ठीक है, नहीं नैनीताल, और नैनीताल में होगी बोक्सा आपका, नैनीताल क्षेत्रों में होगी, बहुल क्षेत्र है। जौनसारी आपका नहीं, थोड़ा इसमें गड़बड़ हो रही है मेरे को लग रहा है मैं ऑप्शंस में। भोटिया तो आपका चमोली उत्तरकाशी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोक्सा की मैं बात करूँ, बोक्सा आपका हो जाएगा कहाँ पे, उधमसिंह नगर और नैनीताल में, ठीक है। जौनसारी जो है आपकी देहरादून में आ जाएगी, नैनीताल नहीं होगा इसमें। थारू का फिर टिहरी मैच नहीं हो रहा है, थोड़ा गड़बड़ हो गया, इस क्वेश्चन में गलती है कुछ, ठीक है। इसको देखते हैं। भोटिया जो है देखिए आपका, भोटिया पाई जाती है आपके कहाँ कहाँ पे, चमोली में, चमोली, उत्तरकाशी और इसके अलावा पिथौरागढ़, इन 3 जनपदों में भोटिया और उसकी अन्य उपजातियाँ मिलती हैं, ठीक है। बोक्सा जनजाति की बात करें तो बोक्सा जनजाति आपका उधमसिंह नगर, ठीक है, और नैनीताल, ठीक है। ऐसे जौनसारी की बात करें तो जौनसारी जनजाति जो है आपका, ये आपका देहरादून, जौनसार बावर जो है देहरादून में भी फैला हुआ है, और इसमें टिहरी भी आ जाएगा, ठीक है, टिहरी का जौनपुर वाला जो एरिया है वो भी आ जाएगा इसमें। थारू जो हो जाएगा आपका, थारू भी आपका उधमसिंह नगर और आपका नैनीताल, ठीक है। उधमसिंह नगर में बहुल है, थोड़ा कुछ बहुत लोग नैनीताल के सीमावर्ती जहाँ पर टच होता है उधमसिंह नगर बॉर्डर और नैनीताल, वहाँ भी रहते हैं। तो इस हिसाब से ये इसका आंसर होना चाहिए था, जो कि आपका ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ है इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध कवि लोकरत्न पंत को किसने गुमानी पंत का नाम देकर सम्मानित किया था। तो कौन था भाई जिसने, जो हमारे कुमाऊं के पहले या प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं लोकरत्न पंत, इनको गुमानी पंत नाम दिया था। तो ये थे आपके चंद राजा, राजा गुमान सिंह, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, राजा गुमान सिंह। देखिए मैंने आपको एक शॉर्ट्स वीडियो दी थी, उसमें मैंने आपको बताया था किस प्रकार से जब अंग्रेज अल्मोड़ा पे अधिकार कर लेते हैं ना, तो अल्मोड़ा का जो चंद वंश का परिवार था ये 2 घरानों में टूट जाता है, ठीक है। एक आपका अल्मोड़ा घराना हो जाता है जो अल्मोड़ा में बाद के राजाओं के पुत्र हुए, दूसरा आपका काशीपुर घराना हो जाता है, ठीक है। मैंने इस पर डिटेल्ड वीडियो आपको दी थी,
मतलब डिटेल तो नहीं थी, शॉर्ट्स वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो काशीपुर वाले घराने में कौन कौन से राजा हुए थे और अल्मोड़ा वाले घराने में कौन कौन से राजा हुए थे, ये मैंने आपको क्लियर कराया था इसमें, ठीक है। एक बार शॉर्ट्स वीडियो में जाके आप देखना, ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्न में से कौन सा स्थान घाटी में स्थित नहीं है। तो कौन सा स्थान है जो कि एक वैली में स्थित नहीं है दिए गए विकल्पों में। तो अगर ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, तो इसमें आपका जो वैली में नहीं होगा, ठीक है, घाटी में स्थित जो स्थान नहीं होगा, तो वो होना चाहिए दिए गए विकल्पों में। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कौन सा स्थान घाटी में नहीं है? पुरोला जो है घाटी में है, पिथौरागढ़ घाटी में है, ठीक है, बैजनाथ भी घाटी में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इसका लोहाघाट, ठीक है, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। लोहाघाट जो है एक घाटी में यानी कि वैली में स्थित शहर या कस्बा नहीं है इसमें, सी आंसर। क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी बनाया गया है, इसमें ध्यान रखेंगे, यहाँ पर केवल घाटी पूछ रहा है, नदी घाटी का यहाँ पर जिक्र नहीं है। अब घाटी कैसे, देखिए पुरोला जो है, पुरोला कमल घाटी कहा जाता है क्योंकि कमल नदी है, तो कमल घाटी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। पिथौरागढ़ जो है सौर घाटी इसको कहा जाता है, यानी कि एक घाटी में बाउल के आकार में स्थित है, ठीक है, तो घाटी इसलिए इसको कहा जाता है। लोहाघाट भले लोहावती नदी के तट पर स्थित है, लेकिन इसको घाटी क्षेत्र हम नहीं बोलेंगे। और बैजनाथ जो है ये कत्यूर घाटी कहलाती है, कत्यूरों की राजधानी रही, तो इसलिए इसको कत्यूर घाटी कहा जाता है बैजनाथ को, ठीक है, कत्यूर घाटी। पिथौरागढ़ आपका सौर घाटी, इस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, ना कि नदी घाटी की उससे कमल घाटी। यहाँ पर कमल नदी का ज़रूर है पुरोला में, लेकिन बहुत पुराने समय से ये इस प्रकार से विख्यात है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो एक तरफ आपका देखिए, दूसरी तरफ उनके स्थान दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला देखिए, सुगंध पौधा उत्कृष्टता केंद्र, तो क्या ये सेलाकुई में है? तो ये आपका देखिए सेलाकुई में बिल्कुल सही है, ठीक है। एरोमेटिक जो हमारा ये सेंटर है पौधों का, सेलाकुई देहरादून में स्थित है। एरोमा पार्क काशीपुर उधमसिंह नगर, ये भी बिल्कुल सही है। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, ठीक है, तो जो सॉइल टेस्टिंग लैब है भवाली नैनीताल में, बिल्कुल सही है, ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 2 3 तीनों ही सही है इसमें, ठीक है, तो तीनों बिल्कुल सही है इसमें। तो हमारा जो ये सॉइल टेस्ट प्रयोगशाला है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है, ये भवाली में है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन आपने फिर से चुनना है इसमें। कथन ए है, डोबरा चांठी पुल उत्तराखंड का सबसे लंबा झूला पुल है। कारण जो है यह टिहरी झील के ऊपर बना है, ठीक है। तो डोबरा चांठी जो पुल है, देखिए उत्तराखंड का सबसे लंबा आपका एक झूला पुल है, तो ये तो बिल्कुल सही है भाई। और ये टिहरी झील के ऊपर ही बना है, ठीक है। वैसे तो ये भागीरथी नदी पर है, भागीरथी, लेकिन भागीरथी नदी के ऊपर होने के साथ साथ ये टिहरी झील का भी हिस्सा है, जहाँ से पानी जमा होना शुरू होता है वहीं पर उसके ऊपर बना हुआ है ये, ठीक है। तो ये हम इसको कहेंगे कि यस, ये कथन जो है सही है, इसमें टिहरी झील के ऊपर ही माना जाएगा। तो दोनों ही इसमें कथन सही है, लेकिन फिर वही बात हो गई कि कथन ए और आर दोनों ही सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है इसमें। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये सही स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन कथन दोनों ही सही हैं। वह शिव का पुत्र है और षडानन भी कहलाता है, उसके नाम पर एक शहर भी स्थापित है, किंतु कुमाऊं में उसका कोई मंदिर नहीं है। यह कौन सा ईश्वर है? देखिए शिव के दो पुत्र हैं, आप सभी को पता है, एक है भगवान गणेश जी, ठीक है, और दूसरे पुत्र हैं शिव के कौन? कार्तिकेय। बहुत सिंपल था, ऑप्शन में आप देख के समझ जाएंगे, ठीक है। तो शिव का पुत्र है और षडानन भी कहा जाता है इनको, तो ये आपके कार्तिकेय भगवान हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका। उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार निम्न में से किसने कराया था? तो विश्वनाथ जो मंदिर है उत्तरकाशी का, इसका जीर्णोद्धार दिए गए विकल्पों में से किसने कराया था, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, उत्तरकाशी के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, ऑप्शन ए रानी खनेती जी ने, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। रानी खनेती के टाइम पर ये विश्वनाथ मंदिर का अच्छे से क्या हुआ था, जीर्णोद्धार किया गया था, ठीक है, ऑप्शन ए। रानी खनेती जी और इनकी एक बहन थी, रानी खनेती जी और इनकी सिस्टर जो थी उनका नाम था गुणदेवी, ठीक है। रानी खनेती जी और रानी गुणदेवी, ये दोनों ही कहाँ की राजकुमारी थी? कांगड़ा की राजकुमारी थी, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। और इन दोनों राजकुमारियों का विवाह किससे हुआ था? सुदर्शन शाह जी से, ठीक है, सुदर्शन शाह। तो सुदर्शन शाह जी की रानियाँ थी ये दोनों, ध्यान रखना आपने, रानी खनेती और गुणदेवी, कांगड़ा हिमाचल की ये राजकुमारियाँ थी। चलिए निम्न को सुमेलित करना है आपने, एक तरफ आपका उद्यान वगैरह दिए गए, दूसरी तरफ उनसे संबंधित जनपद दिए गए, ठीक है।
तो सबसे पहले बताइए नंदा देवी जो बायोस्फीयर है, तो नंदा देवी बायोस्फीयर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, चमोली जनपद में, ठीक है। ए का तो हो जाएगा 4। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये उत्तरकाशी में हो जाएगा। विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य अल्मोड़ा में है। केदारनाथ आपका कस्तूरी मृग जो है रुद्रप्रयाग और चमोली में फैला हुआ है। तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4 3 2 1 हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसमें। नंदा देवी बायोस्फीयर जो है ये भी ध्यान रखना है आपने, नंदा देवी बायोस्फीयर जो है आपका ये भी आपका 3 जनपदों में फैला हुआ है। नंदा देवी जो जैव मंडल है, एक तो आपका चमोली में ज़्यादा भाग है नंदा देवी बायोस्फीयर का, उसके अलावा बागेश्वर, ठीक है, उसके अलावा पिथौरागढ़, 3 जनपदों में विस्तृत है ये नंदा देवी बायोस्फीयर, ठीक है, टच करता है मतलब। अब गोविंद हो गया आपका उत्तरकाशी में। केदारनाथ जो बताया मैंने अभी आपको रुद्रप्रयाग और चमोली में है ये, रुद्रप्रयाग में ज़्यादा पार्ट आता है इसका, ध्यान रखना। कई बार ऐसे भी जैसे राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है ये भी 3 जनपदों में फैला हुआ है, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी में। ऐसे आपका जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो भी 2 जनपदों में फैला हुआ है, नैनीताल और पौड़ी में, ठीक है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बना देता है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया इसमें। तो देखिए पादरी रेवरेंड बर्डन जो था 1850 के आसपास से अल्मोड़ा आया था और इसका एक ही उद्देश्य था, उसमें इसका उद्देश्य था ईसाई मत का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना, ठीक है। तो अल्मोड़ा में जब ये आया तो मिशनरी जो गतिविधियाँ थी उनको इसने यहाँ पर बढ़ाया, अल्मोड़ा से शुरुआत की। अल्मोड़ा में इसी दौरान आपका एक मिशनरी स्कूल भी शुरू हुआ और उसमें जो कुष्ठ रोगी थे उनके लिए जो औषधीय व्यवस्थाएं थी वो भी शुरू की गई, ठीक है। तो पादरी रेवरेंड बर्डन ने मिशनरी गतिविधियों को प्रारंभ किया था अल्मोड़ा से 1850 के आसपास। इसके नाम पे एक मेथोडिस्ट चर्च भी आपको अल्मोड़ा में देखने को मिलेगा। ऐसे फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो आगे हम देखते हैं कि नैनीताल क्षेत्र में भी आपका क्या होता है, 1858 के आसपास पादरी विलियम बटलर भारत का पहला मेथोडिस्ट चर्च स्थापित करता है। जो बर्डन के नाम पे मेथोडिस्ट चर्च बना वो बाद में बनता है, 1887 के आसपास बनता है वो, ठीक है। तो मिशनरीज गतिविधियाँ सबसे पहले आपका अल्मोड़ा से ही शुरू हुई थी उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। खुदेड़ गीत को बसंत ऋतु में मुख्य रूप से गाया जाता है, पहला कथन है। कुमाऊनी भाषा में खुदेड़ को नराई भी कहते हैं। गढ़वाल में चैत को नाच का महीना भी कहा जाता है। और चौथा स्टेटमेंट है बसंती गीत फूलदेही की परंपरा को व्यक्त करते हैं। तो बताना है कि इनमें से कौन सा आपके कथन सही है, ठीक है। तो देखिए पहला जो कथन है खुदेड़ गीत जो होते हैं बसंत ऋतु में मुख्यतः गाए जाते हैं, ये मायके की याद में गाती हैं महिलाएं, तो ये बिल्कुल सही है। कुमाऊनी भाषा में खुदेड़ को नराई कहते हैं, ठीक है। तो खुदेड़ और नराई इन दोनों का अर्थ होता है याद आना, ठीक है, याद, याद मतलब गढ़वाली में खुदेड़ का मतलब होता है याद, कुमाऊनी में नराई का मतलब होता है याद। इसके अलावा तीसरा जो है देखिए गढ़वाल में चैत को नाच का महीना भी कहा जाता है। तो चैत का महीना जो है ये नाच का महीना कहलाता है गढ़वाल में, और कुमाऊं में चैत के महीने को भिटोली का महीना कहा जाता है, ठीक है। भिटोली एक परंपरा है, मैंने कई बार आपको बताया। और चौथा जो है बसंती जो गीत होते हैं फूलदेही की परंपरा को व्यक्त करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो फूलदेही जो आपका उत्तराखंड में एक त्यौहार लोक उत्सव मनाया जाता है और बसंत आगमन का ये त्यौहार है, ठीक है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, फूल को चुनकर लाते हैं और देहरियों पे डालते हैं जिससे कि घर में सुख शांति वैभव और समृद्धि बने रहे। जैसे फूलों से बगीचा खिल जाता है ना बसंत ऋतु में, ऐसे उन फूलों की तर्ज पे बोला था कि घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, इसलिए पर्व मनाया जाता है बसंत आगमन पर। तो कथन मतलब जो ऑप्शन डी है इसमें बिल्कुल सही है। कथन 1 2 3 4 सभी सही है इसमें, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 26 जून 2023 को लॉन्च किया गया नंदी पोर्टल निम्न में से किससे संबंधित है। वैसे पीवाईक्यू में मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रखता नहीं हूँ, लेकिन ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। आपको ये याद रखना है कि उत्तराखंड में नंदी पोर्टल आगामी परीक्षा में भी कभी क्वेश्चन बन गया कि राज्य में जो नंदी पोर्टल है वो किससे संबंधित है। तो नंदी पोर्टल का संबंध है पशु चिकित्सा दवाएं और टीकाकरण से, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। तो वेटनरी से संबंधित है ये नंदी पोर्टल, सी आंसर। अगला देखिए अंग्रेजों और गोरखों के मध्य लगातार तनाव बना था, अंततः अंग्रेजों ने अपनी 4 बटालियन नेपाल पर आक्रमण के लिए भेजी थी। निम्न में से कौन सा एक उनमें से किसी एक बटालियन का नेतृत्व तो नहीं कर रहा था। देखिए कितने अच्छे से क्वेश्चन को फ्लिप कर दिया है यहाँ पे, और इसी प्रकार से आजकल क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है यूपी ट्रिपल एससी। तभी मैं बोलता हूँ कि आप कम पढ़ें लेकिन बहुत डिटेल में पढ़ें, डेप्थ में पढ़ें। ऊपर ही ऊपर क्वेश्चन रटने से अब सिलेक्शन नहीं होगा ग्रुप सी में भी, ठीक है। तो ग्रुप सी का पेपर है देखिए, मैं मेरे को लगता है आबकारी सिपाही और आबकारी उपनिरीक्षक वाला जो पेपर हुआ था उसका एक क्वेश्चन है आज के पीवाईक्यू सेशन में। अब एक आबकारी सिपाही या आबकारी उपनिरीक्षक क्वालिफिकेशन लगभग सेम थी शायद दोनों की, तो उस पेपर की भी आप देख रहे हैं कितना मतलब पेपर डेप्थ में बनाया गया है।
तो मैंने आपको आंगल गोरखा युद्ध पढ़ाया, तो आंगल गोरखा युद्ध के दौरान 4 भागों से, मतलब 4 बटालियनें होती हैं। एक दीनापुर डिवीज़न थी, उसमें दीनापुर डिवीज़न का जो नेतृत्व किया था मेजर जनरल मार्ले ने किया था, ठीक है। दूसरा देखिए आपका, मैंने बताया था मेरठ की डिवीज़न जो कि देहरादून पे आक्रमण के लिए आई, इसका जो कमांडर था वो था मेजर जनरल गिलेस्पी या जिलेस्पी, ठीक है। कहीं पे जिलेस्पी मिलेगा आपको, कहीं पे गिलेस्पी भी मिलेगा, एक ही है, याद रखना अच्छे से, ठीक है, जिलेस्पी या गिलेस्पी। और यहाँ पर तीसरा नाम दिया गया, देखिए मेजर जनरल ऑक्टर लोनी। तो ऑक्टर लोनी जो था आपका, ये लुधियाना डिवीजन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो काली नदी से सतलज नदी के प्रदेश थे वहाँ पे आक्रमण करने के लिए ऑक्टर लोनी को नेतृत्व दिया गया। सी भी इसमें सही है। चौथा जो है इसमें, ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा, मेजर जनरल हडसन नहीं था। चौथी जो डिवीजन थी, चौथी डिवीजन बनारस डिवीजन थी, बनारस, ठीक है। तो बनारस डिवीजन पर जो हमारा इसको लीड करने के लिए उसमें कमांडर था, इसका नाम था JS वुड, ठीक है। तो ये 4 कमांडर थे, अलग अलग जगहों पे इन्होंने आंगल गोरखा युद्ध का उसमें नेतृत्व किया था। तो गोरखपुर की तरफ से, क्योंकि गोरखपुर का ही बुटवल प्रांत उसमें तात्कालिक कारण था आंगल गोरखा युद्ध का, मैंने पेड कोर्स में भी बहुत अच्छे से पढ़ाया आपको क्यों उस समय आंगल गोरखा युद्ध हुआ था। मेन रीज़न ही बुटवल प्रांत था जो गोरखपुर के निकट था। तो गोरखपुर पे अटैक करने के लिए JS वुड था, देहरादून पे अटैक करने के लिए जनरल गिलेस्पी था। हालांकि गिलेस्पी मारा जाता है, आज भी इसका स्मारक आपको देखने को मिलेगा नाला पानी में, जो हमारा वॉर मेमोरियल है वहाँ पे बलभद्र थापा और इसका वॉर मेमोरियल बनाया गया है। लुधियाना डिवीज़न जो थी आपकी काली से सतलज नदी के जो प्रदेश थे उन पे आक्रमण करने के लिए बनाई गई थी, जिसका नेतृत्व ऑक्टर लोनी कर रहा था, ठीक है। और जो मारले था, मारले ये दीनापुर डिवीज़न, इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि हमारा जो काठमांडू था, डायरेक्ट बिहार की तरफ से, चंपारण वाला जो बॉर्डर टच करता है ना बिहार को, डायरेक्ट काठमांडू पे ही अटैक करेंगे करके हम वहाँ पर आपका ये मारले इसको लीड कर रहा था, ठीक है। तो सैनिकों की अलग अलग टुकड़ी को लेकर लोग चले थे उसमें। निम्न में से टिहरी रियासत के किस शासक को ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडिया एंड नाइट कमांडर की उपाधि दी गई थी? तो आप सभी को मैंने बताया, ये कई बार बताया कि जो कंपेनियन ऑफ इंडिया और नाइट कमांडर की उपाधि थी ये कीर्ति शाह को दी गई थी, ठीक है। कीर्ति शाह टाइम पीरियड इनका जो रहा 1886 से लेकर 1913 तक ये रहे, ठीक है। जब ये गद्दी पर बैठे तो इनकी संरक्षिका कौन थी? महारानी गुलेरिया, महारानी गुलेरिया जो कि पत्नी थी प्रताप शाह जी की, ठीक है। इनके संरक्षण में पले बड़े और कीर्ति शाह को ये अवार्ड दिया गया। अब आपको पता है जो टिहरी रियासत के राजा थे, ब्रिटिश राजभक्त थे, यानी कि ब्रिटिश का जो भी काज काम होता था उन्हीं के अधीन रहते थे। तो अब कीर्ति शाह थोड़ा पढ़े लिखे थे, ठीक ठाक काम किया, जो एडमिनिस्ट्रेशन था अच्छे से उनको संभाला। उसके अलावा अन्य कुछ महत्वपूर्ण नए नए जो चीज़ें थी वो शुरू की, जैसे कि किसानों की सुविधा के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल इन्होंने शुरू किया था। टिहरी में पहली बार बिजली आई, ठीक है। टिहरी में नगर पालिका की स्थापना की इन्होंने। टिहरी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, एक पत्र निकाला टिहरी गढ़वाल दरबार गजट। और इसके अलावा देखिए टिहरी में बहुत सी इन्होंने उस समय पाठशालाएँ वगैरह खोली, प्राइमरी पाठशालाएँ खोली। तो इसलिए दोस्तों कीर्ति शाह को ये अवार्ड दिए गए और कीर्ति शाह का एग्जाम्पल दिया ब्रिटिशर्स ने कि भारतीय राजाओं को सीखना चाहिए कि किस प्रकार से शासन किया जाता है, ठीक है। तो वायसराय लैंसडाउन ने बोला था, आगरा में आगरा दरबार हुआ था ना 1892 में, तो 1892 के आगरा दरबार में लैंसडाउन ने बोला था कि भारतीय राजाओं को कीर्ति शाह को अपना आइडल मानना चाहिए। और कैंपबेल जब टिहरी आया था 1907 में, उसने बोला था कि कीर्ति शाह जैसा राजा मैंने कहीं नहीं देखा। तो कीर्ति शाह जो थे भाई, कुल मिला के था कि ठीक ठाक तो थे राजा, ऐसा नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा काम किया था, जुडिशरी में अच्छा काम किया था, इसके अलावा प्रजा के लिए अच्छा काम किया था। बट मेन रीज़न वही था कि जो अंग्रेज़ों की हाँ में हाँ मिलाता था उसमें, वो एक अच्छा राजा होता था उनकी नज़र में, ठीक है। ये भी एक उसमें पॉइंट था, तो बी आंसर हो जाएगा। और एक आपको महत्वपूर्ण पॉइंट ये याद रखना है कि कीर्ति शाह जो थे इनके कानूनी सलाहकार कौन थे? तारादत्त गैरोला थे, ठीक है। ये भी ना आप याद रखना, तारादत्त गैरोला पेशे से वकील, ये कीर्ति शाह जी के कानूनी सलाहकार थे, ठीक है। और इनके वजीर जो थे ये भी याद रखो, कीर्ति शाह के वजीर थे हरिकृष्ण रतोड़ी जी। वजीर कौन थे? हरिकृष्ण रतोड़ी जी, जिन्होंने लिखा है एक पुस्तक गढ़वाल का इतिहास। हरिकृष्ण रतोड़ी जी गढ़वाल का इतिहास के जो राइटर हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? एक तरफ आपका प्लेस दिए गए, दूसरी तरफ उनके प्राचीन नाम दिए गए हैं, ठीक है। गोपेश्वर को गोथला या गोस्थल कहा जाता है, बिल्कुल सही है। काशीपुर का नाम हमको गोविशांग मिलता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। कालसी का नाम एक चक्रा, ये गलत हो जाएगा। अल्मोड़ा का नाम खगमरा कोट मिलता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है।
खगमरा कोट कहा जाता था अल्मोड़ा को, या आलमनगर, आलमनगर पुराना नाम, ठीक है। वहाँ पे खगमरा कोट था ना, तो खगमरा कोट का निर्माण किया गया था भीष्मचंद के द्वारा, तो खगमरा कोट था इसलिए इसको खगमरा कोट भी कहा जाता है। लाल मंडी का जो किला था फोर्ट मोइरा, उसका बाद में नाम रखा गया। कालसी जो है, कालसी का जो पुराना नाम था वो था कालकूट, कालसी का प्राचीन नाम मिलता है हमको कालकूट। और एक चक्रा जो था, एक चक्रा प्राचीन नाम था चक्राता का, चक्राता का पुराना नाम था एक चक्रा, ठीक है। तो सी इसमें सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही है। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड एक जिला दो उत्पाद, ठीक है, ODTP योजना के तहत वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन दो उत्पाद MSME विभाग द्वारा उत्तरकाशी जनपद के लिए चयनित किए गए हैं। मैंने देखिए आपको उत्तराखंड एक जिला दो उत्पाद पे वीडियो दिया यूट्यूब पर, इसके अलावा मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो दिया है आपको उत्तराखंड एक जिला एक उत्पाद के ऊपर, तो एक जिला एक उत्पाद को भी नोट कर लें और एक जिला दो उत्पाद को भी आप ज़रूर देखें। उत्तरकाशी जो जनपद था, उत्तरकाशी जनपद को चयनित किया गया था किसके लिए, ऊनी हस्तशिल्प और सेब आधारित उत्पाद के लिए, ठीक है। सी आंसर सही हो जाएगा इसका, ऊनी हस्तशिल्प और सेब आधारित उत्पाद। अब चलिए सेशन को समाप्त करने से पूर्व देख लेते हैं एक जिला दो उत्पाद योजना। एक जिला एक उत्पाद योजना आप शॉर्ट्स वीडियो में देख लेना, हाल में ही मैंने दी थी। तो उत्तराखंड देखिए एक जिला दो उत्पाद में आप देख सकते हैं, सबसे पहले देखिए हरिद्वार, तो हरिद्वार का गुड़ और शहद, उत्तरकाशी जनपद का सेब आधारित उत्पाद और ऊनी हस्तशिल्प, देहरादून जनपद का बेकरी उत्पाद और मशरूम, नैनीताल का एपन क्राफ्ट और कैंडल क्राफ्ट, चंपावत का लौह उत्पाद और हाथ से बुने उत्पाद, पौड़ी जनपद का हर्बल उत्पाद और वुडन फर्नीचर, पिथौरागढ़ का ऊनी कारपेट और मुंशियारी राजमा, उधमसिंह नगर का मेंथा ऑयल और मूंज ग्रास प्रोडक्ट, अल्मोड़ा जनपद की ट्वीड और बाल मिठाई, बागेश्वर जनपद का तांबे के उत्पाद और मंडुआ बिस्किट, टिहरी गढ़वाल नेचुरल फाइबर उत्पाद और टिहरी की नथ, नथ जो है नाक का आभूषण है, नाक में पहनने वाला, ठीक है, नाक में पहनी जाती है ना, गोल रिंग होती है। चमोली का देह देखिए हथकरघा एवं हस्तशिल्प और एरोमेटिक हर्बल, रुद्रप्रयाग जनपद का मंदिर अनुकृति हस्तशिल्प और प्रसाद उत्पाद। तो ये है उत्तराखंड में एक जिला दो उत्पाद योजना। एक जिला एक उत्पाद योजना भी आप अवश्य देखें, मैंने शॉर्ट्स वीडियो में आपको दी हुई है, ठीक है। यहीं पे दोस्तों सेशन को समाप्त करेंगे। हमेशा की तरह बोलूँगा अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। बाकी देखिए इस सेशन में किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, कोई भी लगता है कि क्वेश्चन में गलती हुई है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं ताकि नेक्स्ट सेशन में उसका करेक्शन किया जा सके, या कमेंट बॉक्स में ही मैं आपका पिन कर दूंगा अगर कोई गलती हुई होगी क्वेश्चन में उसको करेक्ट करके, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्दी, अपना ध्यान रखें, अच्छे से स्टडी करें। जय हिंद, जय देवभूमि।